हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो अपवर्तन यानी स्नेल के नियम और क्रांति कोड से संबंधित हम लोग आंकिक क्वेश्चन कर रहे थे। जो फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है और सेकंड पार्ट में 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन देखे होंगे, जिस तरीके क्वेश्चन का रहा होगा लेवल सिंपल रहा होगा और हर क्वेश्चन का लेवल अलग अलग चेंज होकर रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही अब पार्ट सेकंड में भी हम लोग पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में आपको मिलेंगे थर्ड पार्ट से, यानी आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है और आप देखिए उसको, क्वेश्चन को जब देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब कहिए कि मैं क्वेश्चन तुरंत एक ही साथ करा दूं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो छोटा छोटा वीडियो बनाकर आंकिक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और आएंगे, ठीक है। इसी दर से क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तब, नहीं आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं यूपी बोर्ड में। 10th और 12th के क्वेश्चन जो भी बनेंगे इस चैप्टर से, यहाँ इस वीडियो से आपको 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद यही है कि आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को छांटकर और प्रीवियस क्वेश्चनों को लेकर क्वेश्चन को बना रहे हैं और हर क्वेश्चन का टाइप अलग अलग देखने के लिए मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग 7 क्वेश्चन पर आज बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 2। क्या बोला है? यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 2 है, तो क्रांति कोण का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कल आपके वीडियो में नहीं मिला होगा, ठीक है। जितने लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे थ्योरी, हाँ एक चीज और है, जो बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ पा रहा है और थ्योरी जरूर पढ़े, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको कुछ चीजों को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और सवाल कैसे लगाना है उससे भी संबंधित जानकारी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या कहा। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अपवर्तनांक कितना है? 2, यानी दिया है यह, ठीक। क्वेश्चन लगाने का तरीका यही है कि जो सवाल में देता है उसको आप पहले बाहर निकालिए, ठीक। सवाल एकदम सरल हो जाएगा आपके लिए। तो अपवर्तनांक कितना है? 2। जो भी कहा है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है और आपसे क्रांति कोण यानी C का मान पूछा है, ठीक। अब हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं आप? n बराबर होता है 1/sin C, आप जानते हैं, ठीक। अब यहां पर आप करेंगे क्या? n का वैल्यू कितना है? 2 रख दीजिए, 1/sin C रखिए यहां पर, ठीक। यहां से इसको यहां लाइए, sin C यहां का यहां गया, यहां का यहां जाएगा, यानी बराबर 1/2 हो गया। आपको निकालना है क्या? क्रांति कोण का मान यानी C का मान। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? sin C बराबर, अब आपको यह चीजें पता होना चाहिए कि 1/2 साइन का किस मान के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 वैल्यू के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो यहां पर लिखेंगे क्या? साइन 30 डिग्री। अब साइन दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, C बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री, यानी इसका क्रांति कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक 2 होगा उसका क्रांति कोण कितना होगा? 3 होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर हाँ आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि इतना अपवर्तनांक है, ठीक है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो अगर आपसे पूछा होता कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो यह मान क्या हो जाता? उलट जाता है, यानी 1/2 हो जाता, ठीक। आप तो ऐसा सवाल को पहले वाले पार्ट में लगा चुके हैं, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वें क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक।
हाँ, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है, इस चित्र के द्वारा समझाया गया है, चित्र से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो कहा है चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि इसका अपवर्तनांक ज्ञात करिए। चित्र में दिया क्या है, यह माध्यम क्या है, ऊपर वाला आपका वायु माध्यम है, फर्स्ट मीडियम क्या है आपका वायु, ठीक। दूसरा मीडियम क्या है द्रव। जो द्रव अब कुछ भी हो, जल भी हो सकता है, लिक्विड कोई और कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यह दिया है कि यह आने वाली किरण क्या होती है, आपको पता होगा। आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। आपको यह पता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो मान होता है वो आपतन कोण होता है। तो यहां पर तो अभिलंब तो दिखाया नहीं है, तो आप इसको एक लाइन खींचेंगे अभिलंब, ठीक है, यानी अभिलंब लाइन खींचेंगे। तो आपका यह एंगल क्या होगा, आपका ध्यान दीजिएगा, यह थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, ठीक, इस तरीके का, और यह पूरा एंगल इतना है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा बात को। अब आप अभिलंब लाइन खींच दिए, क्या अभिलंब। अब आपको पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल बनता है क्या बनता है, आई। तो यह कैसे निकलेगा, यानी आप निकालेंगे आई बराबर, आप लिखेंगे ये टोटल मान कितना था, यानी 135 डिग्री। तो यह वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 135 डिग्री में से क्या करेंगे, 90 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी यह आपतन कोण का मान कितना आया, यानी आपतन कोण का मान आ गया 45 डिग्री, ठीक। अब क्या कहा है कि यहां पर यह अभिलंब और यह अपवर्तित किरण के बीच का एंगल क्या होता है, आर होता है। अब यह आर कैसे पता चलेगा, क्योंकि यह भी तो 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री। अब आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आर का मान निकालने के लिए आप करेंगे क्या, टोटल कितना मान था 120 डिग्री, 120 डिग्री में से 90 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके का आर का वैल्यू भी पता चल गया, यहां पर 30 डिग्री है और यहां पर 45 डिग्री है। तो अब इसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, कैसे, आप जानते हैं स्नेल का नियम, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, स्नेल के नियम से क्या जानते हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक। अब यहां पर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई का वैल्यू कितना हुआ, साइन आई का मान कितना हुआ 45 डिग्री, तो आप यहां पर रख दीजिए 45 डिग्री। साइन आर का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, अब यहां पर मान रख दीजिए। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होता है। नीचे क्या हो जाएगा आपका, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ पर हल कर दीजिए, 1/√2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 2/√2। आप संयुग्मी का इंटू कर दीजिए ऊपर नीचे, कितना हो गया 2/√2, नीचे कितना हुआ √2 कितना होगा 2, कट जाएगा, आंसर कितना आ गया √2 आ जाएगा, या आप कह सकते हैं 1.414 अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक। इस तरीके का इस सवाल का सॉल्यूशन आपका इस तरीके का होगा। अगर आपको फिगर किसी भी तरीके से बना के दे तो आपको बस पता होना चाहिए, अगर अभिलंब लाइन नहीं खींचा गया है तो आप अपने से खींचेंगे, और आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना होता है कोण आपतन कोण होता है, जिसे हम आई से दिखाते हैं। तो आई निकालने के लिए जब टोटल 135 है तो आप 90, या टोटल इतना यहां से यहां तक कितना होगा 90 में से इतना को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी आपतन कोण का मान 45 डिग्री आ जाएगा। नीचे भी उसी तरीके से आप कितनों भी मुड़ के जाए उससे कोई फर्क नहीं है, टोटल मान में से 90 डिग्री घटा दो, आर का पता चल जाएगा मान। और दूसरी बात, स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल का नियम क्या कह रहा है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई का मान
45 रख दीजिए, साइन r का मान 30 रख दीजिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होगा 1/2। जब दोनों को हल करेंगे तो यह मान कितना आ जाएगा, √2 कहिए या 1.414 इतना आ जाएगा अपवर्तनांक उसका। ठीक है, इस द्रव का। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी सवाल में दिक्कत होगा आप जरूर है कि कमेंट कर दीजिए कि हमको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से कोशिश किया जाएगा कि आपको सॉल्व करके फिर से बता दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्या हुआ 9 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, यदि वायु के सापेक्ष, क्या कहा है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो पहले इसको हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है, पहले दिया क्या है, दिया है क्या, इसको लिखेंगे वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष कोई पारदर्शी द्रव है। द्रव को हम लिख सकते हैं क्या, लिक्विड के रूप में। ठीक है, ऐसे लिख दिए, उसका नाम नहीं दिया है इसलिए द्रव को हम लिक्विड के यानी स्मॉल एल से दिखाते हैं। एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है, 1.25 दिया है। ठीक, तथा कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष ही ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 हो तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए द्रव के सापेक्ष यानी द्रव के सापेक्ष यानी लिक्विड के सापेक्ष आपसे पूछा है, लिक्विड के सापेक्ष कांच का यानी ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा। तो पहले यहां पर हल करेंगे हम लोग। ठीक, सूत्र क्या जानते हैं आप, पहले इसको लिखना है तो इसको लिखिए पहले, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर, यहां पर आप दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, Ng बटे क्या हो जाएगा, NL। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो सापेक्ष जिसके अंतर्गत होता है, जो नीचे होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो पहले होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, ये लिक्विड हुआ या ग्लास का हुआ, किसके सापेक्ष है, दोनों एयर के ही सापेक्ष है। ठीक, तो इसका वैल्यू रख दीजिए, मान रखिए। एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। ठीक, और एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है, 1.25 है। इसको 2 अंक पर दशमलव बना लीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। ठीक, दोनों को जब बराबर कर लेंगे तो ये भी दशमलव हट गया, ये भी दशमलव हट गया, दोनों अंक बराबर हो गया। अब ऊपर हो गया 150, नीचे हो गया 125। ठीक, 25 से आप डिवाइड करिए, कितना कटेगा, 25 छक्का कितना होगा, 150, 25 पचे कितना हुआ, 125, आपका इतना आएगा। ठीक, या आप इसको काट कर भी लिख सकते हैं तो 1.2 आ जाएगा। ठीक, 6/5 लिखिए अपवर्तनांक या 1.2 रखिए, किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का आपका मान आ गया। ठीक, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आते हैं जो अलग अलग तरीके का नाम दे देगा। जैसे आप तो अब पढ़ रहे हैं जल, कांच, वायु के बारे में, तो लिक्विड दे देगा या केरोसिन दे देगा, इस तरीके के क्वेश्चन देंगे तो आपको उस तरीके से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह अलग तरीके का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से है। ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसको कह रहा है 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका, यानी कितने मोटी है कांच की पट्टिका, 200 मीटर। आप ध्यान दीजिएगा, फिगर से समझिएगा, ये कितनी मोटाई का है, 200 मीटर। 200 मीटर मोटाई की पट्टिका है। अब कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक कितना है, n बराबर 1.2 है। ठीक, कि लंबवत रूप से प्रकाश के गुजरने में, यानी ऊपर से प्रकाश की किरणें गुजर रहा है। ठीक है, लंबवत रूप से इस तरीके से गुजर रहा है प्रकाश की किरण, गुजरने में लगे समय की गणना करना है। यानी यहां से जो गुजर रहा है यहां तक आने में उसको कितना समय लगेगा, यानी t का मान पूछ रहा है।
कह रहा है कि इस इतनी मोटी पट्टिका से जो प्रकाश की किरणें सीधे लंबवत रूप से गुजर रही है, लंबवत रूप से इससे पड़ रही है, तो यहां से इस पार से इस पार तक आने में, इसको पार करने में टोटल उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तनांक किसका दिया है, यह निर्वात से यानी वायु से होकर इसमें पास होगी ना, तो पहले हम क्या करेंगे, आप फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, n बराबर आप जानते हैं C/V_m जानते हैं। ठीक, इतना तो आप जानते हैं। क्या जानते हैं, यह वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जो C का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब कह रहा है n का मान दिया है आपको 1.2 बराबर, इसका मान रखिए 3 × 10⁸, और यहां माध्यम में वेग उसका निकाल लीजिए कि इस मीडियम में जाने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस माध्यम में यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी। तो वास्तव में स्पीड भी निकालने के लिए कह दिया, तो मीडियम में आपकी स्पीड क्या होगी, तो ये निकालिए पहले। तो यहां पर Vm रखिए, Vm बराबर होगा आपका 3 × 10⁸, और नीचे कितना हुआ आपका 1.2। ठीक, यहां पर ये दशमलव हटाएंगे तो आएगा क्या, ऊपर 30 कर दीजिए, एक अंक पर दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 30/12 × 10⁻, कितना हुआ 8। ठीक, अब इसको गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, बचा 6 बचा, दशमलव लगा दीजिए, तो अब जाएगा नहीं, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 × 10⁻, कितना हुआ 8 मीटर पर सेकंड। यानी इस माध्यम में आपको क्या मिला, इस माध्यम में स्पीड की कितनी वैल्यू आई, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। अब कह रहा है कि आपसे टाइम पूछा है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहां पर टोटल कितना है भाई, यहां से यहां तक आना है, इसको टोटल यही यहां से यहां तक ही दूरी उसकी वास्तव में दूरी होगी, या तो विस्थापन कहिए। ठीक, तो यहां पर इसका क्या होगा, आपका दूरी टोटल कितना होगा 200 मीटर, मीटर में है, ध्यान दीजिएगा। समय पूछ रहा है, समय t है, चाल इसकी कितनी है, चाल यही आपका होगा। ठीक, तो चाल यहां पर लिख देते हैं 2.5 × 10⁸। अब t बराबर हम जब निकालेंगे तो t यहां पे चला जाएगा बराबर में, और यह नीचे चला जाएगा, 200 बटे क्या हो जाएगा आपका 2.5 × 10⁸। ठीक, अब इसको हम लोग भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 दशमलव ये भी हटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक, 25 वाट है, कितना होगा 200, तो यानी 8 हुआ। यहाँ पर एक जीरो है एक्स्ट्रा, तो एक जीरो एक पावर घटा देगा। ठीक, यहाँ पर बचा 10⁻7, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻, क्या हो गया -7 सेकेंड। ठीक, यही आ गया। फिर से समझ लेते हैं सवाल को, क्या कह रहा है, किसी 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.2 दिया है, तो यहाँ पर हम बना दिए 200 मीटर मोटाई की पट्टिका बना दिए, जिसका अपवर्तनांक दिखा दिए 1.2, और यह कह रहा है कि लंबवत रूप से प्रकाश गुजरने में लगे समय की गणना करनी। लंबवत रूप से यहाँ पर से प्रकाश जब डाला जाएगा तो इस 200 मीटर पट्टिका को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो पहले हम निकालेंगे इसे क्रॉस करने में कितनी स्पीड से वह लाइट अंदर आएगी। बाहर तो स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अंदर स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि माध्यम दूसरा हो गया। माध्यम कैसा हुआ, कांच का हुआ, जिसके वजह से इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पीड कम हो जाएगा। ठीक, जब हम क्या किए, आप जानते हैं n बराबर C/Vm होता है। यहाँ से आप C का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर n का वैल्यू रख दिया, यहाँ पर Vm है, यही निकालना था। Vm बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸,
अब यहाँ 1.2 आ गया। जब दशमलव हटाएं तो एक जीरो हो जाएगा, यानी 30/12 गुणित 10 के पावर 8। अब जब भाग करेंगे तो 2.5 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी इस माध्यम में कांच के पट्टिका जो है इसमें उसकी स्पीड कितनी होगी, 2.5 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि टाइम पूछा है, तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय निकालना है, दूरी टोटल कितना है उसका, कितने मोटाई का है, 200 रख दिए। टाइम क्या है, स्मॉल टी, और इसकी स्पीड क्या हुई, 2.5 इंटू 10 के पावर 8। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर कर दीजिए, टी को बराबर कर दीजिए। टी बराबर हो गया, यहाँ पर 2.5 है, 1 दशमलव हटाएं, जीरो बढ़ गया एक ठो, तो यहाँ पर 25 वाट है, कितना होगा 200, 1 जीरो और एक्स्ट्रा है यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो ही कट गया, बचा यहाँ 10 के पावर 7। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाता है माइनस, तो 8 इंटू 10 के पावर -7 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को पार करने में। ठीक, तो इस तरीके का सवाल है। अगर हम स्लो बता रहे हैं, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जा रहा है तो स्पीड तेज करके आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे उनके लिए आराम से बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्वेश्चन को लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है 2 चीजें, ये भी क्वेश्चन आपका अलग ही है। ठीक है, इसमें कहा है कि पीले प्रकाश की किरण जिसकी वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। तरंग दैर्ध्य मतलब वेव लेंथ। ठीक है, लेमडा जिसको कहते हैं आप जानते होंगे। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, यानी जितने स्पीड से वह कितनी दूर तक जा रहा है। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण डाली जा रही है किसी माध्यम में, तो वो कितनी दूर तक जा रहा है, वही कह रहा है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉन है। ठीक, वायु से जल में प्रवेश करती है। एक चीज आपको दिया है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। ठीक है, ऐसे देगा नहीं तो भी आपको याद होना चाहिए जल का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, 4/3 या 1.33 होता है। अगर दे दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया फिर भी आपको रख के लगाना है। तो पहला सवाल कहा है कि चाल ज्ञात करना है, किसमें, जल में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है। जल में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है, जल में ही तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो पहले दिया है जो उसको रखिए, दिया है जल का अपवर्तनांक यानी n का दिया है, मान कितना 4/3, और वायु में तरंग दैर्ध्य लेमडा ए यानी एरिया, एयर में वेवलेंथ का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन। ठीक, अब आगे आपको चाल निकालना है। पहला सवाल तो आपको फार्मूला पता होगा, पढ़े हैं आप, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं n बराबर C/VM जानते हैं। माध्यम का, तो यहां माध्यम क्या है आपका, वाटर है, इसलिए वाटर लिखेंगे। इसको यहां पर रखिए, VW बराबर C/ क्या हो जाएगा n। यहां पर मान आप इसको रखिए, C का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि C का मान कितना है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात हो चाहे वायु, दोनों का मान इसमें सेम होता है। यहां पर आप पुट करिए 3 × 10 के पावर 8 बटे n का मान कितना दिया है 4/3, 4/3 यहां पर रख लीजिए। 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, जब 3 ऊपर जाएगा तो 3 × 3 × 10 के पावर 8 हो गया, और नीचे कितना हुआ 4, 3 × 3 = 9, इसको काट दीजिए, 9 को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.25 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए 9 हुआ, 9 में 4 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, फिर
2 बचेगा, फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक, तो 2.25 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतने ही स्पीड वास्तव में जल में होता है, क्योंकि जल में अपवर्तनांक जब आपका 4/3 वास्तव रियल होता है तो उसका स्पीड भी क्या होगा, रियल ही होगा। तो पहला सवाल तो आपका लग गया, पहला सवाल है। ठीक, दूसरा सवाल क्या कहा है? दूसरा सवाल के लिए एक फार्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कुछ अलग नहीं है, वो सिंपल है, जैसे यहां पर है वही चीज है। ठीक, तो हम बात करेंगे फार्मूला क्या है, n बराबर लेमडा a बटे क्या हो जाएगा, लेमडा m होगा। ठीक, जैसे यहां पर n बराबर c बटे Vm लिखते थे हम लोग माध्यम का, तो n क्या है, अपवर्तनांक, यहां पर भी n अपवर्तनांक है। c जो है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल है, तो यहां पर जो लेमडा a है यानी वायु में ही उसका तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, वायु में तरंग दैर्ध्य। यहां लेमडा m जो है माध्यम में तरंग दैर्ध्य है। ठीक, तो ये फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, फिर से इसको देख लीजिए। n बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा a बटे क्या हो जाएगा, लेमडा, किस माध्यम में निकालना है, जल में, तो वाटर लिख देंगे। तो लेमडा W बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा a बटे n हो गया। अब यहाँ लेमडा a का मान कितना दिया है, लेमडा a का मान 6000 एंगस्ट्रॉन है, तो आप 6000 एंगस्ट्रॉन लिख दीजिए। ठीक, नीचे क्या हो गया, n का मान कितना है, 4/3, e ऊपर चला जाएगा 3, तो 6000 गुणित 3 एंगस्ट्रॉन, अब बटे कितना हो गया, 4। अब यह हुआ 4 एकम 4, 4 15 चौके 60, तो 15 तियां 45 हुआ, 15 तियां 45, 2 जीरो बचा, 2 जीरो, ये इतना एंगस्ट्रॉन। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यानी जल में तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 4500 एंगस्ट्रॉन, और जल में स्पीड कितना होगा, 2.25 गुणित 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आप नया सवाल देख रहे हैं, नए तरीके के सवाल है, और यह सभी सवाल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, 10 और 12th के क्लास में पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर से आप रिफ्रेश करके फिर से देखिए, उसको वापस करके बैक करके फिर से देखिए, या फिर से वीडियो देखिए चालू करके, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई और किसी चीज से समस्या हो रही है तो आप कमेंट करिए, हम देखेंगे तो आपको रिप्लाई दे देंगे कि भाई ये इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यानी आज इस पार्ट 2 वाले वीडियो में, यानी न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट में स्नेल के नियम से संबंधित वाला जो बना रहे हैं हम लोग, तो इसका आखिरी इस वीडियो में है, छोटा छोटा वीडियो हम लोग बना रहे हैं 6 क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो 6 क्वेश्चन आप पढ़े होंगे वो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से अलग रहेंगे, सेम क्वेश्चन नहीं रहा होगा। तो हर टॉपिक से हर तरीके का क्वेश्चन हम अलग अलग लेकर आए हैं। ठीक है, आप अभी 6 क्वेश्चन आप पहले पार्ट में पढ़े होंगे, उससे संबंधित दूसरे में नहीं मिला होगा, तो ऐसे ही तीसरा जो आपका कल वाला जो वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, वह एकदम बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे 10th को हो चाहे 12th के, तो इसलिए कल वाले वीडियो को आप जरूर मत भूलिएगा। और आज के वीडियो का आखिरी सवाल ये भी आपके क्वेश्चन से हटके ही है। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है एक बीकर में 16 सेमी गहराई तक पानी भरा है। कितने तक, 16 सेमी गहराई तक पानी भरा है। बीकर के पेंदी में रखी सुई की गहराई 12 सेमी है, 12 सेमी प्रतीत होती है। पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? ऐसा सवाल अभी पहले देखे हैं, यानी आप 10-12 सवाल पढ़ चुके हो। फर्स्ट पार्ट में 6 था और इसमें 6 है, तो यह 12 आखिरी सवाल है इस वीडियो का। तो इसमें आप देख चुके होंगे कि ऐसा सवाल अभी आप देखे हैं नहीं, लेकिन यह भी सवाल आता है बहुविकल्पी क्वेश्चनों में, सिंपल क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो इस तरीके का भी सवाल को आप जानिए कि अपवर्तनांक ऐसे कैसे निकलता है। कह रहा है एक बीकर में 16 सेमी गहराई तक पानी भरा है, 16 सेमी तक गहराई भरा पानी भरा है। ठीक,
जब पानी भरा है यानी वास्तव में एक बीकर है, बीकर में कहां तक पानी भरा है, 16 सेंटीमीटर तक गहराई तक पानी भरा है। ठीक, यह टोटल पानी इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब वास्तव में कह दिया कि 16 सेंटीमीटर, तो उसका वास्तविक गहराई कितना हुआ दिया है, पहले लिखिए। वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई कितना है, 16 सेमी, 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे बात करेंगे। अब कहा है कि बीकर में, बीकर के पेंदे में रखी सुई की गहराई 12 सेमी प्रतीत होती है। कितनी सेमी प्रतीत हो रही है, प्रतीत का मतलब आभासी, हम कल्पना कर रहे हैं कितने तक, 12 सेंटीमीटर तक। तो आभासी गहराई, उसका आभासी गहराई कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये इतना आपका 12 सेंटीमीटर हुआ। अब कह रहा है उसका पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक। ठीक, आपको दिखाना है कि n बराबर अपवर्तनांक यही होता है। n बराबर फार्मूला एक बताए होंगे, आपके जो थ्योरी हम पढ़ाए थे लेक्चर, अपवर्तन वाले चैप्टर का लेक्चर पढ़ाए हैं, उसमें आपको ये फार्मूला बताए हैं। तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक हम दे दिए हैं, फर्स्ट पार्ट में भी लिंक दिए हैं, इसमें भी दे देंगे। आप वहां से जाके पहले थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़िए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं। ठीक, आगे देखिए, n बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। सवाल एकदम सिंपल है, लेकिन आपको फार्मूला वास्तव में नहीं पता चलेगा। ठीक, तो इसलिए फार्मूला को ध्यान में रखने के लिए आपको 1-2 बार देखना जरूरी है। वास्तविक गहराई कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, आभासी गहराई कितना है, 12 सेंटीमीटर। सेमी खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अब देखिए n बराबर कितना आ गया, 4/3। यह पानी का अपवर्तनांक आप जानते हैं वास्तव में इतना ही होता है, या आप कह सकते हैं 1.33 अपवर्तनांक, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। ठीक, तो यह आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, और यह भी क्वेश्चन आपके एकदम क्वेश्चनों से अलग था। ठीक है, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम चाहेंगे कि 6 क्वेश्चन आपका पहले पार्ट में हुआ है, 6 क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट, यानी टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 12। और आपके अगला जो वीडियो कल बनेगा थर्ड पार्ट, जो अपवर्तन यानी स्नेल के नियम से, उसमें भी क्वेश्चन 6 रहेंगे। ठीक, और वह क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चनों से अलग है। ठीक है, और हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो हम आखिरी वीडियो में उसको लेकर आएंगे। ठीक है, कल के लिए। तो मित्रों, जितने लोग आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, क्योंकि आपके थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं। क्या है कि आपको क्वेश्चन भी कराएंगे बोर्ड के दृष्टि से, और आपके थ्योरी के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स।